बिहार के सीएम नीतीश कुमार मोदी की रैली में हुए धमाकों को लेकर अपने ही बयान से महज 2 घंटों के अंदर पलट गए हैं। पहले धमाकों का अलर्ट न होने की दुहाई देने वाले नीतीश कुमार अब अपने ही सूबे के आला पुलिस अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सफाई दे रहे हैं कि पहले जो कुछ हुआ था वो सूबे के डीजीपी से मिली जानकारी के बाद कहा, लेकिन इतनी बड़ी चूक को अब भी कबूलने से हिचक रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि आयोजकों को भी कोई अंदेशा या आशंका हुई होगी। अगर होती तो वो बताते, या किसी प्रकार का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं, और बिहार में ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो इसलिए चूक वाली बात सही नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि कोई इनपुट नहीं था और ऐसी घटना घटी है, तो हमारे लिए चुनौती जरूर है। सुरक्षा के लिए कदम उठाए या नहीं उठाए, लेकिन इस तरह की घटना जिसके बारे में किसी प्रकार का अंदेशा न हो या कोई इंटेलिजेंस इनपुट न हो, तो आप उसके बारे में इसको चूक कह करके इसका सरलीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक बहुत ही महज सरलीकरण होगा। अगर इसको कह दिया जाए कि सुरक्षा में चूक है, तो शायद इससे बड़ा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन नहीं, ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाए। कल हमने कहा है वो अपने डीजीपी और इस महकमे के अन्य अधिकारियों के सूचना के आधार पर ही सारी बातें कही है हमने, और कोई बात अगर आई है तो इसके बारे में वही लोग ठीक ढंग से किसी स्थिति की किसी बात की जानकारी दे सकते हैं। सुशासन बाबू महज 24 घंटों के अंदर ही सूबे में हुई सीरियल ब्लास्ट की सबसे बड़ी वारदात पर बैकफुट पर आ गए हैं। धमाकों के बाद मीडिया के सामने आए नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर को दिए अपने बयान में कहा था कि इस तरह के किसी भी धमाके या मोदी की रैली को निशाना बनाए जाने की कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी, कहीं से कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं आया था। लेकिन महज 24 घंटों के भीतर ही सीएम नीतीश कुमार अपने ही बयान से पलट गए। अब अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर अपनी गर्दन बचाने में लगे हैं। कहते हैं अब से पहले जो भी कहा वो सूबे के डीजीपी और आला अधिकारियों से मिली जानकारी के हवाले से ही कहा था। जरा फिर से सुनिए नीतीश का धमाकों पर सवालों में ही उलझा जवाब। मैं नहीं समझता हूं कि आयोजकों को भी कोई अंदेशा या आशंका हुई होगी। अगर होती तो वो बताते, या किसी प्रकार का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं, और बिहार में ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो इसलिए चूक वाली बात सही नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि कोई इनपुट नहीं था और ऐसी घटना घटी है, तो हमारे लिए चुनौती जरूर है। सुरक्षा के लिए कदम उठाए या नहीं उठाए, लेकिन इस तरह की घटना जिसके बारे में किसी प्रकार का अंदेशा न हो या कोई इंटेलिजेंस इनपुट न हो, तो आप उसके बारे में इसको चूक कह करके इसका सरलीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक बहुत ही महज सरलीकरण होगा। अगर इसको कह दिया जाए कि सुरक्षा में चूक है, तो शायद इससे बड़ा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन नहीं, ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाए। कल हमने कहा है वो अपने डीजीपी और इस महकमे के अन्य अधिकारियों के सूचना के आधार पर ही सारी बातें कही है हमने, और कोई बात अगर आई है तो इसके बारे में वही लोग ठीक ढंग से किसी स्थिति की किसी बात की जानकारी दे सकते हैं। सीएम नीतीश के 2 दिनों के 2 बयान से ये तो साफ हो गया कि सरकार धमाकों को लेकर अपने ही बयानों में घिर चुकी है, क्योंकि सीएम साहब मोदी की रैली में हुए धमाकों पर पहले दिन बड़े ही फख्र से कह रहे थे कि चूक की बात कहना दुरुस्त नहीं है। तो क्या नीतीश ने अपनी गर्दन बचाने के लिए पहले दिन अलर्ट की जानकारी को लेकर देश के सामने सबसे बड़ा झूठ बोला था? अगर नहीं, तो फिर डीजीपी ने सूबे के सीएम को क्या गलत जानकारी मुहैया कराई थी? जरा सूबे के डीजीपी साहब का बयान भी सुन लीजिए, फिर तस्वीर थोड़ी और साफ होगी। Presently, there is no specific input indicating any threat to the security of the VIP during his visit to Patna. However, the following issues need to be factored in while making arrangements during the visit of the VVIP, sorry. कुछ इश्यूज हैं और कई तरह के इश्यूज हैं। उन इश्यूज में LWE का भी इशू है। ये रैली बहुत बड़ा होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, वो भी एक इशू है।
लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार में जो नक्सल प्रॉब्लम है उसका भी इशू है, और साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन का भी एक इशू है। इस तरह के जो लेटर्स होते हैं, ये जानकारी सामान्य तौर पर दी जाती है और ये जानकारी रहती है। तो इस तरह के इनपुट्स के साथ जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट स्टैंडर्ड होता है, किस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था की जाती है, और वो ऑलमोस्ट लेड आउट ड्रिल है, क्या करना है उसमें। अगर कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। डीजीपी अभयानंद का बयान नीतीश कुमार के बयान से मेल नहीं खाता। डीजीपी साहब का कहना है कि अलर्ट की जानकारी भी थी और आईएम के बारे में पहले से अंदेशा भी था। तो ऐसे में सवाल ये है कि सूबे की पुलिस किन ख्वाबों ख्यालों में खोई थी? क्यों डीजीपी ने इनपुट पर कोई एक्शन नहीं लिया? सवाल यह है कि मोदी की रैली में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? बेकसूरों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? सीएम और डीजीपी के बयान अलग अलग क्यों? सीएम नीतीश झूठ बोल रहे हैं या डीजीपी? धमाकों पर सच क्यों छुपा रही है बिहार सरकार? अलर्ट को लेकर बयान से क्यों पलटे सीएम नीतीश? सूबे के सीएम और सूबे के डीजीपी के बयानों में फर्क आया तो दोनों में दूरियां भी साफ दिखने लगी। धमाकों के पहले दिन सीएम साहब और सूबे के डीजीपी एक साथ मीडिया के सामने दिखे थे, लेकिन 24 घंटों के अंदर हुए बदलाव के बाद दोनों फिर से मीडिया के सामने आए, लेकिन जुदा जुदा। संकेतों की भाषा समझे तो मोदी की रैली में हुए धमाकों को लेकर चूक तो हुई है, लेकिन न तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है, न कोई चूक को कबूल करने को राजी। जाहिर है अगर धमाकों को लेकर शासन और प्रशासन का रवैया यही रहा तो आतंकी फिर कहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और सरकार बयानों और सफाई में ही उलझी रहेगी। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार के डीजीपी अभयानंद ने इस बात की तस्दीक की है कि पटना धमाकों से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट भेजा था, जबकि 27 अक्टूबर को धमाकों के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे किसी भी अलर्ट से इनकार किया था। डीजीपी अभयानंद के कबूलनामे के बाद सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने सरकार को गुमराह किया? Presently, there is no specific input indicating any threat to the security of the VIP during his visit to Patna. However, the following issues need to be factored in while making arrangements during the visit of the VVIP. कुछ issues हैं और कई तरह के issues हैं। उन issues में LWE का भी issue है। ये रैली बहुत बड़ा होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, वो भी एक इशू है। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार में जो नक्सल प्रॉब्लम है उसका भी इशू है, और साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन का भी एक इशू है। इस तरह के जो लेटर्स होते हैं, ये जानकारी सामान्य तौर पर दी जाती है और ये जानकारी रहती है। तो इस तरह के इनपुट्स के साथ जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट स्टैंडर्ड होता है, किस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था की जाती है, और वो ऑलमोस्ट लेड आउट ड्रिल है, क्या करना है उसमें। अगर कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। बिहार पुलिस के मुखिया अभयानंद के इन बयानों से साफ है कि पटना में मोदी की रैली पर दहशतगर्दों की नजर थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसकी खुफिया सूचना तक बिहार पुलिस को मुहैया कराई थी। खुद अभयानंद भी इस बात को कबूल करते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट भेजा था। अलर्ट में इंडियन मुजाहिदीन के खतरे का जिक्र था। 23 अक्टूबर 2013 को लिखा गया था। Presently, there is no specific input indicating any threat to the security of the VIP during his visit to Patna. However, the following issues need to be factored in
while making arrangements during the visit of the VIP. बिहार पुलिस के सर्वे सर्वा अभ्यानंद ने वो तारीख भी बताई जिस दिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनके पुलिस को वीवीआईपी नेताओं के दौरों पर आतंक के साए से बाखबर किया था। लेकिन अभ्यानंद की नजर में आईबी का ये अलर्ट कितनी अहमियत रखता है, आप खुद ही सुनिए और समझिए। इस तरह के जो लेटर्स होते हैं, ये जानकारी सामान्य तौर पर दी जाती है और ये जानकारी रहती है। तो इस तरह के इनपुट्स के साथ जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट स्टैंडर्ड होता है। आईबी का इशारा साफ था कि वीवीआईपी के दौरों पर खौफ का साया मंडरा रहा है, लिहाजा सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जाएं। बिहार पुलिस के मुखिया दावा भी करते हैं कि उन्होंने मोदी की रैली की सुरक्षा के माकूल प्रबंध किए थे, लेकिन मोदी की रैली से पहले और रैली के दौरान हुए सिलसिलेवार धमाकों की वारदात ने अभ्यानंद के इस दावे की कलई खोलकर रख दी है। बिहार पुलिस धमाकों को रोकने में नाकाम रही, ये बात किसी से छुपी नहीं है। सूबे की पुलिस के मुखिया इस बात को कबूल भी कर चुके हैं कि उन्हें आईबी की ओर से अलर्ट आया था, जो मामूली किस्म का था, जबकि सूत्र बताते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने बाकायदा आतंकी के नाम के साथ अलर्ट बिहार पुलिस को भेजा था। एक तरह से माना है, वहां डीजीपी ने उस अलर्ट का स्पेसिफिक न कहते हुए भी माना है। राजीव, क्या है उसके बारे में कुछ जानकारी है? अलर्ट क्या कहा गया था और कब दिया गया था? 23 अक्टूबर को एक अलर्ट मोदी की रैली के बारे में दिया गया था, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि मोदी की रैली में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और नक्सल और आईएम इस रैली में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। अलर्ट से पहले एक अलर्ट और भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि इंडियन मुजाहिदीन बिहार में धमाके करा सकता है और दिवाली से पहले करा सकता है, और यही मोनू जो कि पटना ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, इसका नाम और फोटो लगा करके आईबी ने अलर्ट भेजा था बिहार के डीजीपी को। अब सवाल उठता है कि बिहार पुलिस ने आईबी के अलर्ट को तवज्जो क्यों नहीं दी? क्या पुलिस के लिए आईबी की सूचना कोई मायने नहीं रखती? क्या बिहार पुलिस के लिए आम जनता की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं? आईबी अलर्ट के बावजूद क्यों सोई रही बिहार पुलिस? इतना ही नहीं, पुलिस की लापरवाही से ये साफ है कि उसने न सिर्फ खुफिया एजेंसियों के अलर्ट को नजरअंदाज किया, बल्कि सामान्य सुरक्षा तैयारियों में भी लापरवाही बरती। पुलिस में डीजीपी से लेकर आईजी तक, पटना के एसएसपी तक, कहीं इसमें भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात है? पुलिस में कहीं ये बात चल रही है या मुख्यमंत्री के लेवल तक की जो लापरवाही हुई उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए? 3 घंटे तक बैठक चली थी। राजगीर में जाने के पहले नीतीश कुमार ने यह बैठक की थी और उसके बाद उन्होंने सभी अधिकारी डीजीपी को साफ तौर पर कहा था कि इस मामले की आप जांच करें, और डीजीपी ने शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात माना कि जो अगर मेटल डिटेक्टर नहीं लगे थे और 13 सीसीटीवी लगाने की बात थी, वो अगर गांधी मैदान में नहीं लगाई गई है तो इसकी हम जांच करेंगे और उस पर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। जाहिर है, अगर बिहार की सरकार और पुलिस ने इंटेलिजेंस